हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। आज जो आप चैप्टर सीखने वाले हो, चैप्टर 6, वो हाउ टू ग्रो एंड स्केल ए स्टार्टअप का चैप्टर 6 है। इसमें आप सीखोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टार्टअप एंड ए स्केल अप। ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर है। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम स्केल अप के ऊपर काम कर रहे हैं या स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि उनको स्टार्टअप और स्केल अप में डिफरेंसेस नहीं पता होते। और कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो स्टार्टअप करते हैं और स्टार्टअप को अचानक विदाउट किसी गाइडलाइन के, विदाउट किसी प्राइमरी रिसर्च के स्केल करने लग जाते हैं और जिससे एकदम बहुत बुरी तरीके से वो डाउन आ जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि स्टार्टअप बिल्कुल अलग चीज़ होती है और बिजनेस स्केल अप बिल्कुल अलग चीज़ होती है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अभी आप क्या कर रहे हो वो तो आप जानते हो। एटलीस्ट अगर मान लो आप स्टार्टअप हो तो आप स्टार्टअप हो, और अगर आप स्केल करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप स्केल अप पे हो। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो थोड़ा सा आपको समझना है, तो वही समझाने के लिए हमने चैप्टर 6 को बनाया, जिसकी डिलीवरी में कर रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम न लगाते हुए समझते हैं कि एक स्टार्टअप और एक स्केल अप में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप इज ए कंपनी दैट इज इन इनिशियल स्टेज। जो एक स्टार्टअप होता है ना, वो बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, यानी कि शुरुआत हुई होती है किसी भी स्टार्टअप की। किसी बच्चे के मन में कोई आइडिया आया, कोई कॉन्सेप्ट आया, कोई कोई चीज़ उसके मन में आई और उसने उस अजप्शंस को अपने अंदर डाल के कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। वो स्टार्टअप किसी भी चीज़ का हो सकता है वो प्रोडक्ट बेस हो या टेक बेस हो या एजुकेशन बेस हो या वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का हो, है ना, या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। वो कुछ भी हो सकता है, स्टार्टअप किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन ये इनिशियल स्टेज होती है जब भी कोई बच्चा स्टार्टअप शुरू करता है, यानी कि ये बहुत बड़े लेवल का बिजनेस नहीं होता, सिर्फ शुरुआत होती है। इसमें ये इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसने अभी सही से चलना भी नहीं सीखा। एटलीस्ट वो मार्केट से समझ रहा है, बेचारा चलता है, मेहनत करता है बहुत ज़्यादा, इनिशियल स्टेज में है। उसके बाद स्टार्टअप इस इनिशियल स्टेज, है ना। जैसे मान लो ये नए कस्टमर्स को एक्वायर करने में और उनकी फीडबैक को एक्वायर करने में, अपने प्रोडक्ट को की टेस्टिंग में इनका टाइम सबसे ज़्यादा जाता है। मान लो इन्होंने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई भी चीज़ लॉन्च की, तो अभी क्या होता है, इनका जो दौर होता है ना, वो दौर होता है अपने प्रोडक्ट को नए नए कस्टमर्स के पास लेके जाना, उनकी फीडबैक लेना, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना, उसके बाद फिर दोबारा लेके जाना। मतलब ये इनिशियल स्टेज में होता है सब कुछ। इनको अपने फाइनल प्रोडक्ट की, जो मार्केट फिट प्रोडक्ट होता है उसकी, और कस्टमर फीडबैक्स की या बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन द इनिशियल स्टेज, जब स्टेज बिल्कुल नहीं होती है, द सेल्स टीम, है ना, जो भी स्टार्टअप की सेल्स टीम होती है वो स्ट्रगल कर रही होती है बहुत ज़्यादा। मान लो भाई किसी स्टार्टअप में 4-5 बंदों की टीम है, और तो वो क्या करती है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है सेल्स टीम, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की, उसकी वैल्यू प्रपोजिशन बताने की, उसकी बेनिफिट्स बताने की, कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है प्रोडक्ट, उस चीज़ को बताने के लिए। तो ये इनकी लाइफ में एक जद्दोजहद चलती रहती है, क्योंकि अभी अर्ली स्टेजेस है, अभी शुरुआती दौर है। उसके बाद यूनिट इकोनॉमिक्स, यानी कि ये लोग अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को भी बहुत अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। लाइक्स जैसे मान लो पर प्रोडक्ट इनकी
प्रॉफिट क्या चल रहा है, लॉस क्या चल रहा है ना। और इनके पास बहुत ज़्यादा हायरिंग टीम वाला कोई वो भी नहीं होता सिस्टम कि ये कुछ अच्छे बंदों को हायर कर सके, क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है। और सिंपल सी बात है कि जब बच्चा इनिशियल स्टेज में होता है ना, तो सारे काम उसको खुद ही करने होते हैं। मैक्सिमम वो यही सोचता है कि भाई जितना हो सके सारे काम मैं खुद ही कर लूँ, तो ज़्यादा बड़ी टीम नहीं होती। और इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉसेस में जा रहे हैं। अगर आप मान लो कोई बेसिक सी चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता हो जाता है। लेकिन स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, ये लोग बहुत छोटा रूप होते हैं बिजनेस का। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई फल सब्जियाँ बेचने वाले हो जिसमें आपको पता है कि भाई मैं 40 रुपये किलो मार्केट से लेके आया हूँ और 60 रुपये किलो में सेल कर दूंगा तो 20 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। स्टार्टअप में प्रॉफिट की क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि 95% स्टार्टअप एक साल के अंदर अंदर डूब जाते हैं। वो डूबने का जो रीज़न होता है ना, वो डूबने का रीज़न ही यही होता है कि इनको अपने प्रॉफिट, अपने लॉस, अपने बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती। आप किसी भी सर्वे को उठा के देख लीजिए, इंडिया में जो जितने भी स्टार्टअप शुरू होते हैं उसमें से 95% एक साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उनके पीछे एक ही रीज़न होता है कि ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते, पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए बंद कर देते हैं, अपने आप अपना काम बंद कर देते हैं या बंद हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टार्टअप। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टअप में एक फाइनल मैं 6 पॉइंट और बता देता हूँ। स्टार्टअप डू नॉट हैव फंडिंग, मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता कि वो अपने आप को 6 महीने, साल या 2 साल तक इस्टेब्लिश कर पाए, एक सेटल्ड रह पाए। क्योंकि अगर पैसा नहीं आएगा तो एटलीस्ट हर बंदे की कैपेसिटी होती है स्टार्टअप वाले बच्चे की, वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या मैक्सिमम 1 साल या हो सकता है 1.5 साल या 2 साल कह सकता है। क्योंकि स्टार्टअप के पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनका शुरुआत होती है। किसी भी बच्चे की अजप्शन से कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पास फंडिंग ना होने की वजह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मिली आपको स्टार्टअप की। अब मैं बताता हूँ स्केल अप बिजनेस कौन से होते हैं और स्केल अप के जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ए स्केल अप बिजनेस इज ए कंपनी दैट हैव वैलिडेट इट इज प्रोडक्ट। मतलब इसका साफ है कि जो स्केल करने वाली जो भी कंपनियां होगी, जो भी बिजनेसेस होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट फिट हो चुका होता है, वो वैलिडेट हो चुका होता है। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लो भाई किसी की साड़ी मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, किसी का बनाया हुआ, मान लो कोई फास्ट फूड बनाता है, जैसे मान लो चाउमीन हो गई, मोमोज हो गई, या कोई ब्रेड पकौड़ा हो गया, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत बड़े ब्रांड्स ये चीज़ बेचते हैं, जैसे हल्दीराम भी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बेचता है, छोले भटूरे तक भी बेचता है। तो प्रोडक्ट को कभी भी छोटा या बड़ा नहीं समझना आपको, हमेशा हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर प्रोडक्ट हल्दीराम के साथ जुड़ जाए तो उसके लिए लोग बाग 500 रुपये प्लेट भी देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वही छोला भटूरा कोई बच्चा रोड के किनारे पटरी लगा के बेचे ना, तो उसके शायद 20-30 रुपये भी देने भारी हो जाते हैं। रीज़न होता है, देखो हर चीज़ का प्रोडक्ट, आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट वैलिडेट हो चुका होता है, कस्टमर्स को पसंद आ चुका होता है, और आप स्केल की साइड चलते हो। स्केल्स मतलब अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। उसके बाद दिस मीन्स देयर प्रोडक्ट हैज़ बीन रिकोनाइज हो चुका होता है। कस्टमर आर लाइकिंग दैट प्रोडक्ट, कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद आने लगता है। अब आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपकी सर्विसेज भी हो सकती है, आपके सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप मार्केट फिट हो चुके हो। लाइक्स मान लो एक बच्चा है जो डांस में परफॉर्म करना चाहता है, यानी कि वो उसका प्रोफेशन है डांसिंग, और वो डांस करने में परफॉर्म करना चाहता है। जब वो मार्केट फिट जब तक नहीं होता जब तक उसके पास फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा ना हो, जो उसको उसका डांस देखने के लिए एटलीस्ट 200-300 रुपये टिकट ना पे कर सके, है ना। वैसे रोड पे नाचने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, डांस करने वाले जिनके अपने पैशन होते हैं, अपने प्रोफेशंस होते हैं, और लेकिन वो क्या होते हैं, वैलिडेट नहीं होते। वैलिडेट वही लोग होते हैं जो अपने आप में ब्रांड हो, जिसकी
डांस पे सीटियाँ बज जाए, जिसके डायलॉग पे सीटियाँ बज जाए, उसको बोलते हैं वैलिडेट। ये स्केल अप के टाइम में होता है, जब आप बहुत हाई लेवल पे स्केल कर रहे होते हो। नेक्स्ट चलते हैं, स्केल अप हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कस्टमर्स। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो स्केल अप होते हैं ना, उनको अपने कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। यानी कि अपने कस्टमर्स को, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा उसको समझ जाते हैं, उनको ये पता होता है कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए। एक प्रोफेशन, मैं फिर प्रोफेशन को लेके आता हूँ। जैसे मान लो आपने अभी अभी लेटेस्टली एक मूवी आ रही है पुष्पा 2। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन एक डांस, जूती निकाल के एक डांस करते नज़र आ रहा है आपको। उसको आप देखना, वो कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलेगा। अभी एटलीस्ट ट्रेलर आया, ट्रेंडिंग में देखना कि उस पर कम से कम सैकड़ों वीडियो बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वो भाई अपने कस्टमर्स को समझ चुका है। उसने पहले जो पुष्पा 1 मूवी आई थी, उसमें उसने एक सॉन्ग किया था जिसमें वो चप्पल निकाल के कुछ टेढ़ा मेढ़े से वो करता है लड़का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो आप वैलिडेट हो चुके होते हो, आपको लोग पसंद करते हैं, और आप कस्टमर को समझ चुके होते हो कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। ठीक है, ये स्केल के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है। जो स्केल के टाइम पे होते हैं, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है कि वो कर क्या रहे हैं। स्टार्टअप में इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती। अब थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं। स्केल अप हैज जनरेटेड स्ट्रेटेजी रेवेन्यू, मतलब एक सस्टेनेबल कि भाई उनके पास रेवेन्यू की या पैसे की कोई कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट अमाउंट उनके पास रेगुलरली आता रहता है, रेगुलरली। जबकि स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप में रेगुलरली पैसा नहीं आता, हो सकता है वो बेचारे लगा ही रहे हो अभी। उसके बाद ड्यूरिंग द स्केल अप पीरियड दैट कंपनी एबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, जब आप सफलता की ओर चल रहे होते हो ना, जब आप कामयाब हो रहे होते हो, तब लोग पैसा लेके आपके पास पीछे पीछे घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप स्केल करने वाले हो, प्रॉफिट में 100% जाओगे, क्योंकि प्रॉफिट में चल रहे हो। तो वहाँ पे लोग पैसा देने के लिए अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ एक एग्जांपल से आपको। अगर आपकी नौकरी नहीं है, आप नौकरी नहीं करते हो, ठीक है, और आप किसी से 2000, 4000, 5000 रुपये उधार मांग के देख लो, तो शायद आपको कोई ना दे। लेकिन वहीं पे भी अगर आपकी 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी कहीं पे लग जाती है, वहीं पे ही आदमी 50,000 रुपये देने तक के लिए तैयार हो जाता है आपको। सेम ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में इन्वेस्टर आपको जब तक पैसा नहीं देंगे, जब तक वो ये ना देख लेंगे कि ये प्रॉफिट में चल भी रही है या नहीं। जिस दिन उनको ये पता लग गया कि प्रॉफिट में चल रही है, उस दिन वो कितना भी पैसा लगा दे, क्योंकि उनको पता भाई अब तो पैसा बनना ही बनना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से उनको पता है कि भाई 30,000 रुपये आ रहे, 5,000 रुपये ले रहे हैं, आराम से चुका देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि स्केल अप में होते हैं। यानी कि आपने समझा कि स्टार्टअप और स्केल अप में क्या फ़र्क होते हैं। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। की डिफरेंसेस मतलब जिससे आपको बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक स्टार्टअप और एक स्केल अप में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, मार्केट फिट प्रोडक्ट, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ आपको। स्केल अप जो भी कंपनी होगी, उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका होगा, मार्केट में वो फिट हो चुके हैं, तभी वो स्केल करने की सोच रहे होते हैं। स्टार्टअप में प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता, वो जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, जो सॉल्यूशंस है, वो एटलीस्ट मार्केट में शुरुआत चले, लोगों को पसंद आने लगे। जैसे ही वो उनके भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पसंद आने लगते हैं, वो भी धीरे धीरे स्केल की साइड जाने लगते हैं। लेकिन जब तक मार्केट फिट नहीं होता, जब तक कस्टमर्स को पसंद नहीं आता, तब तक उनके लिए ये जद्दोजहद, ये मेहनत, ये स्ट्रगल्स चलता रहता है। वो उनकी अगर मैं बोलूँ तो किस्मत में लिखा जा चुका होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो स्टार्टअप से स्केल अप में जाती है ना, वो ऐसे आसानी से नहीं पहुंचती, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। तो सिंपल सी बात है कि आपको भी बिना मेहनत के ये स्केल अप पे नहीं पहुंच सकते आप। वो जब भी पहुंचोगे जब आप उस ग्राउंड लेवल से उठ के आओगे, जिस लेवल से ये कंपनियाँ उठ के जाती है। अब चलते हैं दूसरा, रोल एंड टीम मेंबर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर्स की।
यानी कि जो स्केल अप होते हैं ना, उसमें क्या होता है, स्केल अप में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं और उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्केल अप में ये हर बंदे को पता होता है कि मेरा क्या रोल है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लो अकाउंट्स के बंदे को अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, प्रोडक्शन के बंदे को अपनी पता होगी, सेल्स के बंदे को अपनी पता होगी, मार्केटिंग के बंदे को अपनी पता होगी। स्टार्टअप में क्या होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि एक एक बच्चा चार चार काम कर रहा होता है। स्टार्टअप में आपने देखा होगा कि एक बच्चा चार पांच काम कर रहा है। लाइक्स मान लो वो बच्चा, जैसे मान लो किसी बच्चे ने एक कॉफ़ी शॉप ओपन किया नया, या एक पिज़्ज़ा की एक आउटलेट्स खोली, क्योंकि नया स्टार्टअप है, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, वो पिज़्ज़ा भी खुद ही बना लेता है, उसके बाद वो उसको सर्व भी खुद कर देता है, उसके बाद वो टेबल वेबल साफ़ करनी हो तो वो भी खुद ही कर देता है। या फिर ऐसे बंदे हायरिंग करते हैं स्टार्टअप्स जो मल्टीपल काम कर सकें। लेकिन स्केल अप के टाइम पे मल्टीपल काम करने वाले बंदे नहीं यूज़ करती कंपनियाँ। स्केल अप में एक ही प्रोफेशन का बंदा हायर करेगी, लेकिन परफेक्ट बंदा हायर करेगी, एक्सीलेंस बंदा हायर करेगी, जो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सके और स्पीड में कर सके। क्योंकि अगर एक बंदे को चार काम दोगे तो सिंपल सी बात है भाई, उसका टाइम चारों कामों में डिवाइड हो जाएगा। स्केल अप के टाइम पे अगर आप एक बंदे को चार काम दोगे ना तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उससे सर दीवार में जाके मारने लगेगा, वो बेकार हो जाएगा। स्केल अप के टाइम पे एक बंदे को एक ही काम दिया जाता है, उसी काम पे उसका फोकस होता है। आपने जो बच्चा एमएनसी कंपनीज में काम कर रहा होगा, उसको पता होगा कि वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसकी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, यही काम करना है, डेली आना है, यही काम करना है, वो डेली जाता है, वही काम करता है। लेकिन आपने जो बच्चे स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, उनको कुछ भी मल्टीपल काम मिल जाता है। मान लो भाई आज ये नहीं आया तो इसका भी काम तुम कर लो, आज स्टोर में अरुण नहीं आया तो अरुण का काम, यार एक काम करो मनीष भाई तुम ही देख लो। तो ऐसा स्टार्टअप्स में होता है, बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब स्केल अप पे कंपनी जाती है ना, तो वहाँ पे उनके रोल्स एंड उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होती है। स्टार्टअप क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है, ज़्यादा मैन पावर हायर नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ी टीम नहीं रख सकते, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनको मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत होती है, मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, मल्टीपल्स काम करते हैं, और सैलरी भी बहुत कम होती है। जबकि स्केल अप के टाइम पे पैसे की दिक्कत नहीं करती कंपनियाँ, या जब आप स्केल कर रहे होते तो आप पैसा नहीं देखते। अगर आपको पता है कि भाई मेरा 50 लाख की मशीन लाने से 1 करोड़ का बिजनेस हो सकता है 3 महीने के अंदर, तो आप 50 लाख रुपए फेंक देते हो मुँह पे, क्योंकि आपको पता है कि 3 मंथ्स के अंदर 1 करोड़ रुपए यही मशीन देगी आपको, या 6 महीने के अंदर 1 करोड़ देगी, या 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए मुझे कमा के दे देगी। तो 50 लाख देने में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका माइंड सेट स्केल अप का हो जाता है। लेकिन स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप में उनको पता होता है कि एटलीस्ट 10,000 रुपये का भी कोई एम्प्लॉय रखूँगा तो मेरी जो पॉकेट होगी उस पर एफर्ट, वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, रोल एंड टीम मेंबर्स की क्लैरिटी आपको हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर पे, रिस्क एवर्जन। रिस्क एवर्जन क्या होता है कि भाई रिस्क को मतलब उसकी क्षमता भी आपको पता होनी चाहिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। अब जो स्केल अप कंपनी होती है, क्योंकि भाई उनके पास वेंचर कैपिटल्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास बैंक का वो सपोर्ट होता है, हर चीज़ का सपोर्ट होता है। लेकिन स्टार्टअप में उनको बेचारों को किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट वो इनिशियल स्टेज में होते हैं। उनको पता है कि यार शुरू किया है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 रुपये देता हो भी ना, रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको पता है ये शुरुआत कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, उसके पास चलो, उसके पास ज़्यादा मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे पॉइंट पे, रेप्लिकेबल सिस्टम। रेप्लिकेबल सिस्टम क्या होते हैं कि इनके हर जगह, हर प्लेसेस में, हर ऑपरेशंस में रेप्लिकेबल सिस्टम होते हैं जो स्केल अप में होते हैं। रेप्लिकेबल जो रेप्लिकेट हो सके, वो सिस्टम्स होते हैं। लेकिन स्टार्टअप में रेप्लिकेबल सिस्टम्स नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतने अच्छे सिस्टम्स की उनको नॉलेज नहीं होती, और वो उसको परचेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी नया नया स्टार्टअप है। तो वहाँ पे रेप्लिकेबल सिस्टम्स नहीं होते, वहाँ पे मैनुअल सिस्टम होते हैं, सारे के सारे वो सिस्टम होते हैं जो मतलब नॉर्मली बेसिकली बच्चे यूज़ करते हैं।
अब चल पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, मैनेजमेंट हायरार्की एंड क्लैरिटी। इनकी जो स्केल अप के टाइम में जो बिजनेसेस होते हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट जो होता है उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। आपने कई बार ही देखा होगा कि जो बच्चे कंपनी में जॉब करते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को, जो बच्चे कंपनी में जॉब करते हैं वो और अच्छे से समझ पाएंगे। रीज़न क्या होता है, जब भी कोई बच्चा कहीं फंसता है तो वो किसके पास जाता है, अपने बॉस के पास। किसके पास जाता है, जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं होती, जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, आप अपने बॉस के पास जाते हो। तो ठीक उसी तरीके से मान लो बॉस को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो कहाँ जाएगा, वो अपने सीनियर के पास जाता है। उसके सीनियर को अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो वो उसके पास जाता है। और फाइनली अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो किसके पास जाएगा, वो जाते हैं फाउंडर के पास। फाउंडर मतलब जिसने उस कंपनी को बनाया है, जो मालिक है। अब मालिक ने जिसने जो चीज़ बनाई है उससे ज़्यादा क्लैरिटी और किसी को नहीं होती। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट हायरार्की, है ना, हायर के मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा, ये वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है। एंड क्लैरिटी मतलब मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है इस चीज़ की, और वो उसी को ही होती है जो बनाता है। जिसने अपने हाथ से अगर कोई चीज़ बनाई है ना उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, जिस बच्चे ने नहीं बनाई उसको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीनें होती है उनके बारे में। अब अपॉइंटमेंट क्या करती है, जब कोई भी कंपनी स्केल अप पे होती है तो वो नए नए बंदों की, अच्छे बंदों की अपॉइंटमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देती है अपनी। सॉलिड बंदे, अच्छे बंदे जो उनकी स्पीड में, जब वो स्केल कर रहे होते हैं, कि स्केल का मतलब ही क्या होता है, स्पीड होता है, बहुत तेज़ी से स्केल करने वाले होते हैं, तो नए नए बंदों को अपॉइंटमेंट करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट में वो इंस्टॉलेशन कराते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, जहाँ जिस प्रोजेक्ट में भी उनको आगे तेज़ी से बढ़ना है, नए नए मेंबर्स ऐड करते हैं। स्टार्टअप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में होते हैं, या हो सकता है वो 2-3 साल, 1 साल या 2 साल पुराने हो और अभी भी अपने आप को सफल बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हो। स्केल अप में सीधा वो हायरिंग बहुत तेज़ी के साथ करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, उनको पता होता है कि हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा। स्टार्टअप में हो सकता है, बहुत से स्टार्टअप तो ऐसे होते हैं जिनको सैलरी देने में भी दिक्कत होती है, कहीं से कोई वो मिल जाए, लोन मिल जाए, या कहीं से सैलरी देने के लिए कुछ पैसा मिल जाए, एटलीस्ट मैं सैलरी तो दे पाऊँ। तो यहाँ पे ये छठा क्रिटिकल पॉइंट था। और उसके बाद सातवां क्रिटिकल पॉइंट था फाइनेंशियल सस्टेनेबल रेवेन्यू फ्लो। मतलब स्केल अप के पास जो होता है ना, एक सस्टेनेबल कैश फ्लो होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। सिंपल सी आप समझ लो, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। स्केल करने के लिए जितना भी पैसा लगाना हो वो लगा देते हैं, और फाइनेंशियली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, बैकअप बहुत अच्छा है, तभी वो स्केल करने की सोच रहे हैं। अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, पैसे की कमी होगी, तो वो एक बार को हो सकता है हाथ सकोड़ जाए उनके, वो स्केल अप रोक दे, कहीं फंसे तो वहाँ रुक जाए। जबकि स्केल अप जो कंपनी करती है उनके पास हाथ सकोड़ने का नहीं, हाथ खोलने का टाइम होता है, क्योंकि उनको बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करना होता है। स्टार्टअप में भी क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पैसे की होती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो पैसे की होती है। उनके पास उतना ज़्यादा कैश फ्लो नहीं होता, पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं होता, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे होते, इतने ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, बहुत धीमी गति से। और फाइनली हो सकता है 2 साल 3 साल में जाके, 4-5 साल में जाके वो स्केल अप का प्लान कर पाते हैं। क्योंकि बहुत शुरुआती दौर में क्या होता है ना, कुछ स्टार्टअप का माइंडसेट ऐसा भी हो जाता है कि सपोज मान लो उनकी रोजी रोटी बहुत अच्छी चल रही है, मान लो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रोजी रोटी अगर बहुत अच्छी चल रही है तो फिर वो स्केल अप की साइड ध्यान नहीं देते। एटलीस्ट
रोजी रोटी बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, घर में सब खुशहाली है, सबकी सैलरी टाइम से जा रहा है, किसी का कोई कर्जा नहीं है, किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ स्टार्टअप कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं कि उनके पास किसी तरह की कोई टेंशन या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, अच्छी खासी 2 रोटी खा रहे हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, तो वो भी स्केल अप नहीं कर पाते। तो कुछ स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो स्केल अप करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी वो सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं अपनी उस लाइफ से जो जो वो जी रहे हैं। तो ये 7 क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिससे आपने समझा कि एक स्टार्टअप और एक स्केल अप में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी हुई हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुई हो तो इस वीडियो को एक बारी और देख लेना, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर तब भी ना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अपना चैप्टर 7, उसमें आप सीखोगे सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट हेल्प यू मैक्सिमाइज द स्केल ऑफ योर बिजनेस। तो ये 7वां क्रिटिकल पॉइंट्स है। इसमें क्या होता है, इसमें तो आपने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस सीखे हो, अब आप मैक्सिमाइज स्केल कैसे करते हो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आपको बेसिकली ये समझ में आ गया कि स्केल ऑफ बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जो इन 7 के 7 पॉइंट पे खड़े उतरते हैं। लाइक उनके पास अपॉइंटमेंट्स, न्यू मेंबर्स हायर करने के लिए, और इंस्टॉलेशन यानी कि मशीन इक्विपमेंट्स अगर कुछ लेना हो उसके लिए पर्याप्त पैसा भी होता है। उसके बाद मार्केट फिट प्रोडक्ट हो चुका होता है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट बना चुके होते हैं। और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चे की क्लियर होती है, रिस्क अवर्जन वो जानते हैं, है ना, रेप्लिकेटेड सिस्टम वो बना चुके होते हैं, और मैनेजमेंट में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपने सीखा एक स्टार्टअप और स्केल अप में डिफरेंसेस। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 7 में। और तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच।